May I come in, sir? आइए। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए आकाश। Thank you, sir. आपके बातचीत का माध्यम हिंदी है, इंग्लिश है? हिंदी है, सर। हिंदी माध्यम बात करना चाहेंगे? जी, सर। ठीक है। आपने ये ध्यान दिया होगा कि कोविड संबंधित हम लोग एहतियात बरत रहे हैं। जी, सर। इसलिए आपकी कुर्सी सुरक्षित दूरी पर रखी गई है। जी, सर। चाहे तो आप मास्क हटा भी सकते हैं। हटाना चाहेंगे? सर, मास्क पहन के मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। पहनना चाहेंगे, ठीक है। तो आप एक बार चेहरा जरा अपना दिखा दीजिए, आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम आकाश कुमार शुक्ला है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले से संबंध रखता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। इसके बाद मैंने अपना स्नातक माइनिंग इंजीनियरिंग से NIT रायपुर से किया है। उसके पश्चात मैंने 16 महीने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में NIT रायपुर में कार्य किया है। मेरी हॉबी फ्री स्टाइल स्विमिंग है और मैं अभी गिटार सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। टीचिंग असिस्टेंट आपने अच्छा काम था, IIT में पढ़ा रहे थे, क्यों छोड़ दिया? सर, जब मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में वहाँ पास कार्य कर रहा था, तो कार्य करने के दौरान मेरा जो झुकाव है सिविल सर्विसेज की तरफ गया। मैंने विचार किया कि यहाँ पास मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हुए सिर्फ एक ही फील्ड पे अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगा, लेकिन सिविल सर्विसेज में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ एक समय में मैं कई फील्ड में मुझे जाने का मौका मिल पाएगा। क्या अवसर मिलेंगे आपको अगर आप प्रशासक बन जाएंगे तो? सर, अगर मैं प्रशासक बन जाऊँगा तो सर जो डाइवर्सिटी ये सर्विस मुझे प्रोवाइड करेगी, इसके अंतर्गत सर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में कार्य करने का जो मौका मिलेगा, इसके साथ साथ सर अनेक सरकार के जो विभाग होते हैं उनमें भी सर मुझे एक IAS अधिकारी अधिक से अधिक कितने वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है? सर ये डिपेंड करता है कि IAS अधिकारी कौन से राज्य में कार्य कर रहा है। ठीक, मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य कर रहे हो तो? सर, मैक्सिमम 6 से 8 साल रहता है सर छत्तीसगढ़ राज्य में। अच्छा, इतने दिन रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका 30 वर्ष का कार्यकाल में 6 ही साल आप DM रहेंगे, बाकी तो और किसी पद पे रहेंगे। DM के रूप में भी आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी होगी। क्या क्या काम करना होता है DM को? सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में सर एक काम रेवेन्यू मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने का रहता है। अच्छा, क्या रेवेन्यू वसूलते हैं DM? सर, रेवेन्यू मामलों का जो सर अपीलेट अथॉरिटी रहती है DM की, जो कि SDM के ऊपर में रहता है। जो मामला SDM के कोर्ट से लेकर अपील के रूप में DM के कोर्ट में जाता है, वो उसका मामले का निवारण करते हैं। कौन कौन से राजस्व मामले आते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कोर्ट में? सर, राजस्व मामले के अंतर्गत भूमि को लेकर अगर विवाद है दो पार्टियों के बीच में, वह मामले आते हैं। इसके साथ साथ शासकीय भूमि में अगर प्राइवेट पार्टी ने किसी अधिग्रहण कर लिया है तो वो मामले भी DM के कोर्ट में सुने जाते हैं। सर, ऐसी कोई भूमि जिनका अधिग्रहण किसी PSU के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, या फिर डाइवर्सन के मामले, ये सारे मामले। ठीक है, तो एक कार्य आप देखेंगे भूमि अधिग्रहण से संबंधित, भूमि विवाद। और क्या काम करना होगा आपको? सर, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड रहता है, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी काम रहते हैं उनको। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना? सर, ये 2005 में बना था। ठीक है, और बताइए क्या काम करते हैं DM? सर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का पावर रहता है, जिसके अंतर्गत वो धारा 144 CRPC के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ जिले में जितने भी सरकारी कार्यालय या विभाग होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है। सर, इसके साथ साथ अगर डिस्ट्रिक्ट में किसी VIP की मूवमेंट हो तो वहाँ पास उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध करना। ठीक है, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप रायपुर में रह के पढ़े हैं। ये बताइए, चेदी वंश कब शासन करता था और कुछ शासकों का नाम बताइए। सर, चेदी एक महाजनपद था जो कि 6th सेंचुरी BC के आसपास महाजनपद के रूप में छत्तीसगढ़ उड़ीसा क्षेत्र में इनका प्रभुत्व था। उड़ीसा में? सर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भाग। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। सर, इनके शासकों के नाम मुझे नहीं पता है। अच्छा, इतिहास का कौन सा खंड आपको ज़्यादा प्रिय लगता है? मॉडर्न इंडिया का सर इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में INC की जो 1905 में बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की और क्या कार्यसूची थी, क्या मुद्दा था उसमें चर्चा का? सर, INC की मीटिंग की अध्यक्षता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और सर, इसमें मुद्दा स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर था, जिसमें ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में ये तय होना था कि स्वदेशी आंदोलन किस तरीके से चलाया जाएगा। यह मीटिंग बनारस में हुई थी। ठीक है आकाश, धन्यवाद सर। सो आपने बीटेक किस पार्ट में किया है,
किस इंजीनियरिंग है, कौन सा खंड है, कौन सा ब्रांच? सर माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। आप महासमुंद से आते हैं? जी सर। और महासमुंद में बड़ा इम्पॉर्टेंट आपको सेंटर है देवभोग, आप जानते हैं देवभोग? सर अभी प्रेजेंटली वो दूसरे जिले में आ गया है। कौन सा जिला है? गरियाबंद। गरियाबंद जिला। तो गरियाबंद जिला के देवभोग में जो अभी जो प्रॉब्लम है माइनिंग में, वो इलीगल माइनिंग है डायमंड का। जी सर। ठीक है। उसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया? सर किसी भी जिले में पाए जाने वाले मेजर और माइनर मिनरल, उसमें शासन का अधिकार होता है। दिस इज नॉट माई क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज टेकन to stop or to ban such type of illegal mining और so called तस्करी। ये आप बताइए, और वहाँ के डीएम क्या कर रहे हैं बताइए। यस सर, गरियाबंद जिले में जहाँ पास हीरा पाया जाता है, वहाँ पास जिले का खनिज विभाग ने चारों तरफ से उस एरिया को सील किया हुआ है। वहाँ पास नियर बाई जगह पे पुलिस थाना जो है वो उनकी छोटी छोटी बीट लगाई गई है। उसके अलावा वहाँ लोकल लेवल के जो लीडर्स हैं, गरियाबंद तहसील है वो आपको उड़ीसा के बाउंड्री पे है। सो उड़ीसा से बिना छत्तीसगढ़ के सहयोग के, केंद्र के सहयोग के कैसे इलीगल माइनिंग रोक सकते हैं? आप जानते हैं उसका लोकेशन देवभोग का? जी सर जानता हूँ। तो क्या वो उड़ीसा के आपके अन्य आपके इस पर है, उसे कैसे उड़ीसा सरकार से क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कर रही है? सर केंद्र सरकार के साथ क्या हो रहा है वो नहीं पता, लोकल लेवल पे जो कर रहे हैं पता है। लोकल लेवल पे पता, कोई बात नहीं, लिमिट। छः बताइए आप, कंटेम्प्रोरी इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्रॉडली वी हैव दो फेज हैं। एक को हम लोग कहते हैं जिसे पोस्ट मॉडर्निज्म हम कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। एक को कहते हैं फेज ऑफ कोल्ड वार, ठीक है, और एक को कहते हैं फेज ऑफ एलपीजी जो चल रहा है, ठीक है। कोल्ड वार का जो फेज है उसमें हमारा आपको दो तरह का, एक तरह से सही कहिए नीति रही। एक को हम कहते हैं 1960s तक, 50-60s 20 साल तक न्यूट्रलिटी का रहा भारत सरकार की नीति, न्यूट्रलिटी बेस्ड ऑन नाम कंसेप्ट। उसके बाद ओरिएंटेशन टुवर्ड्स यूएसएसआर 70s और 80s में। मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्यों जो न्यूट्रलिटी का हमारा पॉलिसी था उससे 70s और 80s में भारत ने डिपार्चर किया। अलाइनमेंट विथ व्हाट? यूएसएसआर, 20 years फ्रेंडशिप, स्ट्रेटजिक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप विथ यूएसएसआर साइंड इन 1971। व्हाई, क्यों किया? सर इसके दो मुख्य कारण हैं। एक कारण भारत का नेशनल इंटरेस्ट था, गुड, जो कि 1971 जो भारत पाकिस्तान वार हुआ था बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने के लिए, तो उस समय पाकिस्तान को यूएस का सपोर्ट था। उस what is the ping pong policy of USA? And in 1969 China has got atomic bomb, you know। आप 69 में चाइना ने क्या किया? एटॉमिक बम जो है एक्सेप्ट कर लिया, मतलब डेवलप कर लिया। इन दोनों पॉलिसी का इफेक्ट हमारा हुआ कि हमें डिपार्चर करना पड़ा, यूएसएसआर के साथ जाना पड़ा, एंड देन वी कंडक्टेड सक्सेसफुली 1974 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जो हमारा नेक्स्ट फेज है, फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसमें देखिए क्लियर कट हमारे फिर से दो स्टेप है। 1991 के बाद हमारी जो पॉलिसी है वो आपको अलाइन टू बेस्ट और आपको यूएसए सेंट्रिक हो जाता है। और अभी जो हमारी पॉलिसी है जो 2014 से आप देखेंगे, उस पॉलिसी में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी और इंडियाज प्रेजेंस, पेनिट्रेशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिविटी, और जो हमारा तीसरा चीज है वो है आपको आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट, जिसमें आपको टेररिज्म भी हम एड्रेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज भी एड्रेस कर रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है कि और पोलरिस्टिक मल्टीपोलर वर्ल्ड को हम क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड को, नंबर 1, इंडिया हमारे जो है आपको टेररिज्म को, क्लाइमेट चेंज को वर्ल्ड के साथ इसे एड्रेस कर रहा है और बैलेंसिंग कर रहा है ज्योग्राफिकल
इसका भारत के भविष्य के इतिहास की दिशा और दशा कैसे होगी? फ्यूचर आप मेरे को बताइए, भारत के कंटेम्प्रोरी हिस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्योंकि हमने तो फाउंडेशन डाल दिया, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, इंस्टीट्यूशनल पेनिट्रेशन, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट, बताइए क्या फ्यूचर डायरेक्शन होगा? सर वर्तमान समय में 2021 में भारत मल्टी अलाइनमेंट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। इस समय में अनेक मुद्दे जो कि विश्व के हर एक देश के साथ एक मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। डू यू कंसीडर इन फ्यूचर इंडिया इज गोइंग टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर डायरेक्शन हम चाहिए। डू यू कंसीडर इंडिया इज गोइंग टू बी look 5 or 3 billion economy in near future? Second point, do you consider India is going to be again look guru of world? Look, 3 very important thing going to happen in future. आपका क्या असेसमेंट है इन तीनों डायरेक्शन को आप बताइए प्लीज। सर मुझे लगता है कि भविष्य में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन सकता है। व्हाट बेसिस? सर भारत का यूएनएससी के पीस कीपिंग फोर्सेस में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा पहले भी था। How this is correlated with 3 and 5 trillion economy? Tell me. If you are economically sound, everybody is going to respect you. Whatever respect we are getting because of our economy. सर भारत एक इमर्जिंग मार्केट है और अभी 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में भारत एक एस्पायरिंग कंट्री है, जिससे इसकी इकोनॉमी आने वाले समय में और भी ज़्यादा वृहत रूप से बढ़ेगी। और जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ेगी, देखिए 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, 4th वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रहा है, 2, और तीसरा हमारा ग्रीन डेवलपमेंट। ये 3 मूवमेंट वर्ल्ड में हो रहा है। इन तीनों मूवमेंट से फ्यूचर का जो कंटेम्प्रोरी हिस्ट्री उसका डायरेक्शन क्या होगा? 3 इंपॉर्टेंट। सर आने वाले समय में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी एक साइलेंट फैक्टर होने वाली है हर एक किसी भी कंट्री के एडवांसमेंट के लिए। और आने वाले समय में सर वुमेन का अनेक एरिया अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। मीन्स इन फ्यूचर वुमेन इज गोइंग टू लीड वर्ल्ड हिस्ट्री टू सम एक्सटेंट और ग्रेट एक्सटेंट। ऑन कंक्लूजन, यस सर। एंड देन व्हाट? 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गोइंग टू डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड। ये आपका मानना है? यस सर। ओके, थैंक यू जेंटल, थैंक यू। आकाश, यस अभी टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहे हैं। जी सर। स्विमिंग आपकी हॉबी है। जी सर। भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर भारत से 3 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए थे। एक का नाम साजन प्रकाश है जो 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में पार्टिसिपेट किए। दूसरे स्विमर श्रीहरि नटराज हैं जो 100 मीटर बैक स्ट्रोक में पार्टिसिपेट किए थे। और एक वुमेन स्विमर भारत से मन्ना पटेल। भारत को आज तक कभी मिला है कोई मेडल स्विमिंग में? जी सर, नहीं मिला है सर। नहीं मिला है। क्या वजह है कि भारत स्विमिंग में अच्छा नहीं है? सर इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक है कि सर भारत में स्विमिंग को लेकर सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि कंट्रीज लाइक यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर ब्राज़ील में, वो नहीं है। या ये भी एक वजह है कि कोई रोल मॉडल निकल के नहीं आया है जिसको देख के लोग फॉलो करें? सर ये भी एक वजह है सर। अच्छा, आकाश मुझे आप ये बताइए कि अभी आप छत्तीसगढ़ से आते हैं। जी सर। तो वहाँ एलिफेंट कॉरिडोर्स और एलिफेंट रिजर्व्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कुछ विवाद रहा है। जी सर। क्या बात है? सर अभी हाल में ही एक लेमरू एलिफेंट रिजर्व है जो कि कोरबा जिले में पड़ता है। उसको माना गया है, मतलब उसको नोटिफाई किया गया है एलिफेंट रिजर्व, या बात चल रही है? सर अभी बात चल रही है सर। सर अभी हाल में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि राज्य सरकार ने इसका जो एरिया था उसको कम करने की बात कही थी, क्योंकि वहाँ पास कोल के रिजर्व। क्या हाथी कम हो गए हैं इसलिए एरिया कम किया जा रहा है? सर वहाँ पास कोल ब्लॉक मिले हैं, उनको आवंटित करना है, वहाँ पास कोल एक्सट्रैक्शन करना है, इसलिए एरिया कम करने की बात चल रही है सर। आप सहमत हैं इससे, राज्य सरकार के निर्णय से? आप तो माइनिंग इंजीनियर भी हैं। मुझे लगता है कि सर एरिया कम किए बिना भी कार्य हो सकता है, वहाँ पास माइनिंग की जा सकती है। एलिफेंट्स को थोड़ी तकलीफ होगी और क्या चलता रहेगा काम? सर अंडरग्राउंड माइनिंग कर सकते हैं सर, जिससे तकलीफ कम होगी एलिफेंट को। लेकिन माइनिंग आप छोड़ेंगे नहीं किसी भी केस में? हाँ सर वहाँ पास जो कोल है उसको निकाला जा सकता है सर, अंडरग्राउंड माइनिंग के थ्रू सस्टेनेबल माइनिंग की जा सकती है, जिससे एलिफेंट को कम से कम नुकसान होगा सर। ठीक है। मुझे ये बताइए कि अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें
तो अभी हाल ही में भारत की 2 साइट्स को ये दर्जा मिला है। कौन सी 2 साइट्स हैं ये? सर एक साइट रामप्पा टेम्पल है जो वारंगल ज़िले में है, तेलंगाना के। बिल्कुल। और सर दूसरी साइट मुझे याद नहीं आ रही। दूसरी तो आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सर याद आ गया, धोलावीरा। हाँ, धोलावीरा। धोलावीरा की क्या खास बात है? सर धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ पास बहुत सारे रिजर्वायर मिले हैं। इसके साथ साथ सिर्फ ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसको शहर को 3 भागों में बांटा गया था, कौन से 3 भाग? अपर मिडिल एंड लोअर टाउन्स। अच्छा, और क्या विशेषता है अपर मिडिल और लोअर में, मतलब अलग अलग क्लास के लोग रह रहे थे इसमें? जी सर, ये अपर टाउन में सर जो व्यापारी वर्ग या फिर जिनका समाज में प्रभुत्व होता था वो रहते थे, और जो लोअर टाउन रहता था वहाँ पास जो जहाँ पास लेबर और दूसरे ऐसे कार्य जो कि मैनुअल लेबर के थ्रू होते थे, वैसे लोग वहाँ पास निवास ठीक है करते थे। आकाश, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि भारत और श्रीलंका के रिश्तों को देखें तो उसमें भी मतलब लगातार तनाव रहा है कुछ समय से। तो श्रीलंका के साथ एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेकर विवाद हुआ है भारत का, क्या था ये? अगर आप 2-3 पॉइंट्स में बता दें। सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। आकाश जी सर। आकाश, ये बताइए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सर मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने आप को अधिक से अधिक जो मैं पहले था उससे बेटर बनाऊं, और जो भी कार्य मैं करूं उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, और जो कुछ भी मैंने समाज से लिया है उससे ज़्यादा मैं समाज को लौटा सकूं। और अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको लगती है कि बाधित हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, आप नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से? क्योंकि अभी आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, एक इंडिविजुअल हैं, और जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आप एक एंटिटी बन जाएंगे, तो फिर कौन कौन सी स्वतंत्रता आपकी छीन जाएगी? सर मैंने जो 3 चीज़ें आपको बताई उसमें मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें बाधित नहीं होंगी आईएएस बनने के बाद में। जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं आईएएस बन के? नो सर, जो करना चाहता हूँ उसमें कई सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, बट वही मेरा जो उद्देश्य है, फिर उद्देश्य तो आपका बाधित हो जाएगा आईएएस बन के। या फिर आपका उद्देश्य गलत है, या फिर आपका रास्ता गलत है, या बिना सोचे समझे रास्ता ले लिया आपने। सर उद्देश्य के अंतर्गत जो मैं कार्य करना चाहूँगा वो मैं आईएएस बन के कर सकता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बिना आईएएस बने आप अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सर बिना आईएएस बने भी मैं कर सकता हूँ सर। लेकिन मुझे लग रहा है कि आईएएस बनने के बाद आपके उद्देश्य में कई सारी बाधाएं आ रही हैं, आप स्वीकार भी कर रहे हैं उसको। सर अगर कार्य के स्कोप की बात करें तो उसमें बाधा आ सकती है, लेकिन कार्य के उद्देश्य के लक्ष्य प्राप्ति की बात करें तो मतलब उद्देश्य ही बदल देंगे उसके बाद? नहीं सर, उद्देश्य नहीं बदलूंगा। अभी तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है अपनी ज़िंदगी में, इस इंटरव्यू के अलावा? अभी तक की बड़ी अचीवमेंट जो मैं मानता हूँ कि सर मैं अपने घर के कुछ काम आ पाया, घर वाले लोग के, और अपने दोस्तों के कुछ काम आ पाया, वही मेरी। एक कोई उदाहरण दीजिए। सर जब मैं काम एनआईटी से पास होने के बाद में कार्य कर रहा था, तो उस टाइम में मेरे घर में मेरी ज़रूरत थी जिसमें मैं घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकूं। ठीक है, और सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा है आपकी ज़िंदगी का? सर अभी सोच नहीं पा रहा हूँ इसको। चलिए, अच्छी बात है, फेल हुए ही नहीं होंगे ना। असफलता क्या होती है? सर असफलता वो होती है कि हम अपने पूरे प्रयास के बाद में भी जिस चीज़ को पाना चाहें उसमें हम जब नाकाम होते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाते, तो वो एक इंडिविजुअल सेल्फ के लिए असफलता होती है। अच्छा, माइनिंग आपका सब्जेक्ट है, माइनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? खनन। खनन कहते हैं। और एक और शब्द यूज होता है खनन के साथ, उत्खनन, क्वेरिंग। जी सर। दोनों में क्या अंतर होता है? सॉरी सर, अभी कुछ माइनिंग पॉलिसी हमारी चेंज हुई है क्या? नई माइनिंग पॉलिसी आई है? यस सर। क्या है उसकी कुछ प्रमुख बातें बताइए। सर ये पॉलिसी 2019 में आई है, नेशनल मिनरल पॉलिसी। ठीक है। सर इसमें माइनिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। दूसरा सर, जो मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में इसमें इनलैंड वाटरवे को भी जोड़ा गया है। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोरेशन जो होता है मिनरल्स का, उसमें भी पार्टिसिपेशन करने के लिए उनके लिए भी रास्ते खोले गए हैं। ठीक है सर, इसके साथ साथ जो माइनिंग का जो लीज़ है वो स्टेटरी जो क्लियरेंस मिलता है उसको भी नए लीजी को ट्रांसफ़र करने की बात कही गई है। अच्छा, माइनिंग को इंडस्ट्री का दर्जा देने से क्या अंतर आ जाएगा? सर माइनिंग को इंडस्ट्री का दर्जा देने से माइनिंग सेक्टर में जो सर क्रेडिट का जो फ्लो होता है, जो लोन जैसे उदाहरण से बताइए, मान लीजिए आपके एरिया में कोयला मिलता है, पहले वो कोयला माइन करके निकाला जाता था,
अब इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया, अब क्या हो जाएगा? सर माइनिंग करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए सर लोन की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल और पहले लोन नहीं मिलता था, लोन मिलता था सर, फिर लेकिन अब इजली मिल पाएगा और जल्दी क्रेडिट फ्लो ज़्यादा फास्ट हो पाएगा। अच्छा, पहले क्या बात आती कि क्यों नहीं मिलता था? सर पहले लोन सेंक्शन होने के बाद में भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जैसे कि सर क्लियरेंस का, इन्वायरमेंट क्लियरेंस का, ग्राम सभा से अप्रूवल का। तो अब वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का कोई अब बाधा नहीं रहेगा? सर इसमें ये भी हो पाएगा कि जो ब्लॉक्स वगैरह क्लियर होके आएंगे, तो जब लोन सेंक्शन होगा तो जो बाद में इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात रहती थी वो पहले ही क्लियर हो सकती है। चलिए, इस कोविड के प्रभाव में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे सेक्शन पर, बहुत सारे सेगमेंट पे अलग अलग प्रभाव पड़े हैं। इसमें बहुत सारे परिवार के कमाने वाले लोगों की भी मृत्यु हो गई, जिससे वो परिवार क्या हो गया, निराधार हो गया आर्थिक रूप से। ऐसे परिवार के लिए, विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की क्या योजना है? सर राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना के नाम से एक योजना चला रही है। ठीक है, क्या है उसके प्रावधान? सर इसमें जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी 12वीं तक की पूरी शिक्षा का जो खर्च है राज्य सरकार उठाएगी। इसके साथ साथ उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, और आने वाले समय में अगर बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के काबिल बन जाते हैं तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति भी जो है उनको दी जाएगी। ठीक है आकाश। आकाश, आपने नवोदय स्कूल से पढ़ाई की है। जी मैम। मुझे ये बताइए, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में क्या अंतर होता है? मैम नवोदय विद्यालय एक रेसिडेंशियल स्कूल है और केंद्रीय विद्यालय एक डे स्कॉलर स्कूल है। दोनों का करिकुलम सेम होता है? जी मैम। ठीक है। अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं और आपको आगे चॉइस दी जाती है कि आपको अपने बच्चे को या तो प्राइवेट स्कूल में भेजना है या नवोदय स्कूल में भेजना है, आप किस में भेजना पसंद करेंगे? मैम नवोदय विद्यालय में। क्यों? मैम मैंने वहाँ से पढ़ाई की और मैंने देखा है कि वहाँ पास क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। तो आप कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता? मैम प्राइवेट स्कूल में भी दिया जाता है, लेकिन नवोदय विद्यालय में मैम वहाँ पास क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो सर्वांगीण विकास एक छात्र का रहता है उसके ऊपर भी कार्य किया जाता है। और सबसे यूनिक चीज़ जो नवोदय विद्यालय की वहाँ पास त्रिभाषा मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला चलता है, जिसके अंतर्गत आप हिंदी, इंग्लिश और कोई इंडिया की तीसरी लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है मैम। आकाश, आपने टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर काम किया। जी मैम। मुझे बताइए, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कौन से 3 बदलाव आप हमें सुझाएंगे? मैम जो चेंजेस हुए हैं वो कि क्या चेंजेस होने चाहिए? आप क्या चेंजेस और होनी चाहिए? मैम एक 12th क्लास तक के लेवल का एक बात है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है फ्रॉम क्लास 11th 11वीं क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक की। तो मैं चाहूँगा कि उसे हम और पहले चालू कर सकते हैं। क्या आपको इसका जवाब आता है? आपको पता है क्या बदलाव होने चाहिए? मैम इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है मैम। ठीक है, ये बताइए, आप टीचर रहे हैं, टीचिंग असिस्टेंट रहे हैं, आपके क्या मापदंड होते हैं फेवरेट स्टूडेंट बनाने के? कौन आपका फेवरेट स्टूडेंट होगा? उसकी क्या 3 गुणवत्ता होगी जो आपको अच्छी लगेगी उस बारे में? मैम सबसे पहली गुणवत्ता कि वो ऑनेस्ट रहे। दूसरा मैम वो एकेडमिक में भी एकेडमिक्स है उसमें एक्सीलेंट रहे, डिसिप्लिन रहे। तीसरा वो अपने पीयर ग्रुप या फिर जो साथ में उसके सहपाठी हैं उनके साथ किस तरह से बर्ताव करता है, उसका व्यवहार क्या है, ये 3 चीज़। ठीक है। अगर आप HOD होते अपने डिपार्टमेंट के और मान लीजिए कोई महिला टीचर हैं जिनके साथ उनकी क्लास के बच्चे उन्हें इज्जत नहीं देते और मिसबिहेव करते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? जब भी वो क्लास में जाती हैं बच्चे मिसबिहेव करते हैं, आप इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? सबसे पहले मैं जो क्लास के मॉनिटर हैं, कोई स्टूडेंट होता है उसको बुला के पूछूंगा कि क्या कारण है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। उस घटना को जानने के बाद में मैं क्लास में जाके सीधे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करूंगा कि इस तरह की चीज़ें करना सही नहीं है, और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले समझाइश दूंगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद में अगर इस प्रकार की घटनाएं फिर से रिपीट होती हैं तो मैम डिसिप्लिनरी एक्शन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में लिया जाएगा। ठीक है। आपको खाने में क्या पसंद है? मैम एक लोकल डिश है छत्तीसगढ़ का जिसका नाम चीला होता है, वो पसंद है। अच्छा, अगर आपको ये इतना पसंद है तो आप मुझे इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बताइए कि आप इसे दिन में 3 बार क्यों नहीं खाते? मैम ऑयली रहता है। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बताइए। इट्स ओके, थैंक यू। आकाश,
ये बताएं कि विश्व इतिहास में अटलांटिक चार्टर का क्या महत्व है? सर, अटलांटिक चार्टर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए इन्होंने यह निर्णय किया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो भी कॉलोनी इनके अंतर्गत आती हैं उन्हें धीरे धीरे करके उनके आधिपत्य से आज़ाद किया जाएगा। सर, अटलांटिक चार्टर एक बेस बना, जिसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया, उसके बाद धीरे धीरे डीकॉलोनाइजेशन का जो फेज़ स्टार्ट हुआ, तो उसका एक बेस अटलांटिक चार्टर था। और फिर हम ये देखते हैं कि अनेक देश धीरे धीरे करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में विश्व पटल पे उभरे हैं। तो एक तो डीकॉलोनाइजेशन में उसका बुनियादी महत्व है, और सर और याद नहीं आ रहा है मुझे। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के भी बीज तत्व उसमें हैं? सर हैं सर। अच्छा, डीकॉलोनाइजेशन का जो बुनियादी सिद्धांतिक आधार है, उस सिद्धांत का क्या नाम है? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। आपने सुना है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन? यस सर। ये कब से शुरू हुआ? इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये बता सकते हैं? सॉरी सर। भारत अब सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है, तो अगले 1 महीने में भारत उसका अध्यक्ष बना रहेगा। जी सर। आप इतिहास दृष्टि का इस्तेमाल करके बताएं कि भारत इस पद का इस्तेमाल करके कैसे विश्व इतिहास में अपना एक प्रभाव स्थापित कर सकता है? जो मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे देशों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद या फिर रिफ्यूजी क्राइसिस, उन सारे मुद्दों पे भारत चर्चा करके और सारे देशों को साथ में लाकर ऐसे देश जो कि आतंकवाद फैलाने के लिए जाने जाते हैं, उनके ऊपर कठोर कदम उठा सकता है। और इसके साथ साथ जिस हिसाब से सर पेंडेमिक के टाइम में पूरी दुनिया ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, इस समय प्रोटेक्शनिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पास कोऑपरेशन की जो बात है वो भारत अध्यक्ष के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ला सकता है, जिससे लोगों का और वस्तुओं का सीमलेस मूवमेंट हो सके। और सर इसके साथ साथ ये देखा जाता है कई बार कि चाइना जैसे कंट्री कई बार आतंकवादियों को बचाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो सर इसके ऊपर एक कंसेंसस बनाया जा सकता है, ताकि सर एक टेररिज्म की जो परिभाषा है उस पर एक कंसेंसस बन सके, और इस तरह की जो घटनाएं चाइना जैसे कंट्री के द्वारा की जाती हैं वो फिर से ना दोहराई जाएं। ठीक है, जाते जाते इतिहास में 1-2 प्रश्नों को गौर करिए। आप जिस प्रांत से आते हैं वहाँ प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे, शिशुपाल। महाभारत में उनका उल्लेख है। क्या वो प्रसंग आपको याद है? कृष्ण को शिशुपाल वध क्यों करना पड़ा? सर, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को ये वचन दिया था कि उनकी 100 गलतियां वो माफ़ करेंगे। क्यों ऐसा वचन क्यों दिया था? सर वचन के पीछे का कारण मुझे नहीं पता। शिशुपाल की माता कृष्ण की क्या लगती थी? सर ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे बताइए। तो सर जब एक राजा के कोर्ट में जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को मतलब अपशब्द कहे, तो उनके 100 अपशब्द तक उन्होंने उस चीज़ को बर्दाश्त किया, और जैसे ही वो उन्होंने 100 के बाद अपशब्द कहने भगवान होते हुए श्री कृष्ण में सहिष्णुता की कमी क्यों देखी गई? वो तो असीम सहिष्णुता वाले सत्ता हैं। 100 ही गलतियों को क्यों माफ़ किया? हो तो हजारों गलतियों को भगवान माफ़ करते हैं। सर भगवान का कार्य दयालु रहने के साथ साथ थोड़ा कठोर रहना भी ज़रूरी है। तो एक लिमिट के बाद लोगों को उनकी गलतियों का एहसास होना चाहिए। ये प्रभु से प्रेरणा लेते हुए संप्रभु भी कई बार कठोर नीति का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पे अभी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके प्रति जो यूपी में कठोर नीति आई है, क्या वह शिशुपाल वध के दर्शन से प्रेरित है? सर मुझे लगता है कि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जनसंख्या की ये नीति, इस तरह की कठोर नीति। सॉरी सर। ठीक है आकाश, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बैठिए आकाश। पहले दिया इंटरव्यू? यस सर। कितनी बार? यूपीएससी का 1 बार सर। 1 बार। कब दिया था? 2018 में। क्या था उस वक्त रिजल्ट? सर 135 मार्क्स मिले थे। 135? क्यों इतना कमज़ोर क्यों मिला? 135 तो अच्छा नहीं है। क्या सवाल आपसे बहुत टेढ़े-मेढ़े पूछे गए?
या कुछ गड़बड़ हो गया था, या परफॉर्मेंस ठीक था, नंबर गड़बड़ हो गया? सर अंडर कॉन्फिडेंट था उस समय बहुत ज़्यादा। अच्छा। पहला अटेम्प्ट था मेरा। ओके। सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से देने थे, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं दे पाए आंसर्स। ओके। सर एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा और ज़्यादा मिलता है, कुछ ज़्यादा ही कम मिल गया था। अच्छा, मतलब 150 आप सोच रहे थे, थोड़ा सा और कम हो गया। देखिए आकाश, आप दूसरी बार इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं, तो इससे ये सत्यापित होता है, हमारे यहाँ किसी कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तभी आप इस स्तर तक दोबारा पहुँचे हैं। आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड अच्छा है, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका अच्छा है, और मतलब आईआईटी से आप एनआईटी से पढ़े हैं ना, एनआईटी रायपुर से जी सर। पढ़े हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग किया है, ये सब चीज़ें अच्छा है, काम करने का भी आपके पास तजुर्बा है, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं। और लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आप अभी भी थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो जिसका कोई तार्किक आधार नज़र नहीं आ रहा है। जी सर। आप इस चीज़ को महसूस करिए, तभी आपके अंदर से शायद कॉन्फिडेंस का फव्वारा विकसित होगा कि आपने लाखों विद्यार्थियों को कम्पीट आउट किया है पीटी में, तब मेंस लिखा है, और उन चुने हुए 15,000 बच्चों में से भी आपने 13,000 बच्चों को कम्पीट आउट किया है, 2,000 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप भारत के युवाओं में जो एक तो आईएएस का एग्ज़ाम ही जो सबसे प्रतिभाशाली और मेहनतकश लोग हैं वो देते हैं, उन युवाओं में सबसे अच्छे जो 2,000 युवा हैं उनमें से एक आप हैं, और आपके पास एक ऐच्छिक शैक्षिक पृष्ठभूमि भी है, तो आपके अंडर कॉन्फिडेंट रहने का कोई तार्किक आधार नज़र नहीं आ रहा है। तो एक तो आप अपने सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का एक तरीका ये है कि थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करिए, बहुत तेज नहीं लेकिन थोड़ा सा बुलंद करके बोलें, थोड़ा उमंग अपने अंदर रखें, उमंग के साथ प्रश्न सुने, जवाब भी दें। उत्तर ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो, लेकिन उसके अंदर से ऊर्जा, उत्तर देते समय जो जिस शैली में उत्तर दे रहे हैं वो ऊर्जावान दिखना चाहिए, तो थोड़ा सा उमंग का वहाँ प्रदर्शन होना चाहिए। और उमंग इस बात से भी जाहिर होता है कि आप किस तरीके से ड्रेस्ड अप हैं। जैसे हो सकता है आज आप ऐसे ही जूता पहन के आ गए, इंटरव्यू में तो ये पहन के नहीं जाएंगे ना। सर दूसरा है वेल पॉलिश वगैरह होना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए। जी सर। पैंट शर्ट यही पहन के जाना है? हाँ सर, दूसरा है जी सर। ठीक है, तो टाई थोड़ा सा टाइट बांधिएगा। अभी जो आपने टाइट बांधी है वो ठीक नहीं दिख रही है, वो थोड़ा सा ढीला ढाला व्यक्तित्व का सूचक बनता है। जी सर। आपने बटन खुला रखा है, बटन बंद होना चाहिए, टाई का नॉट सही तरीके से पोजीशन होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। इन सब चीज़ों से भी ये सही प्रतीत होता है कि आप में उमंग और उत्साह है, आप व्यवस्थित तो आपसे चलते हैं। जी सर। ठीक है, तो ये अपीयरेंस भी थोड़ा सा दिखना चाहिए, तरोताज़ा आप दिखने चाहिए, फ्रेश दिखिएगा, और आंसर में फ्रेशनेस होगा तो इससे एक संकेत मिलेगा कि आपके अंदर से उत्साह है, उमंग है, तो उससे अच्छा असर पड़ेगा। बाकी जो कंटेंट है, अगले 2-3 दिन में कंटेंट में बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं किया सकता है, लेकिन जो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि माइनिंग इंजीनियरिंग आपने की है, छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो लोकल इश्यू है, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट है, नक्सलवाद है, ये सब तो एक बार देख ही लीजिए, उस पर उत्तर। और प्राइवेटाइजेशन से संबंधित जो डिबेट चल रहे हैं कि हम माइंस को जो हम प्राइवेट सेक्टर को, कंपनियों को दे रहे हैं, जब तक सरकारी कंपनियां थी तब तक लोगों में उसके प्रति असंतोष या रोष नहीं था, कम था। जब हम प्राइवेटाइज करते हैं तो लोगों को रोष होता है कि नैरो इंटरेस्ट के लिए हम कर रहे हैं। तो ये डिबेट है, उस पर भी अपनी एक राय स्थिर करिएगा। और आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, ट्राइबल रिएक्शन का एक पूरा सिलसिला चलता है, तो ये सब थोड़ा सा अपना तैयार कर लीजिएगा। तो और बाकी करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देख लीजिए, प्रेसिडेंसी सिक्योरिटी काउंसिल के उधर से सवाल आ सकता है, करेंसी वगैरह को लेकर कुछ नई घटनाएं घट रही हैं, तो अगले 2 दिन में आप कंटेंट पे यही काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंटेंट से ज़्यादा आपकी जो पैकेजिंग है डिलीवरी की, वो थोड़ा सा और साहसपूर्ण हो सकता है, ठीक है, और थोड़ा उत्साहपूर्ण हो सकता है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस पर काम करिए जी सर। और पूरी उम्मीद के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ इंटरव्यू दीजिए। कोई सवाल है आपको? सर एक सवाल, जब ओपिनियन पूछा जाता है तो उसमें शुरुआत में कॉन्टेक्स्ट पर बता के फिर लास्ट में अपना ओपिनियन देना है कि शुरुआत में ओपिनियन अपना बता के फिर उसको जस्टिफाई करना है? अगर ओपिनियन पॉलिटिकली चार्ज्ड ओपिनियन नहीं है जी,
तो आप ओपिनियन दे के जस्टिफाई एक्सप्लेन कर सकते हैं, सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। और अगर वो पॉलिटिकली चार्ज ओपिनियन है तो पहले आप पोजीशंस क्लियर कर सकते हैं कि जनरली आमतौर पर उसमें न्यूट्रलिटी दिखानी चाहिए कि एक पक्ष ये है, एक पक्ष का नजर। आप स्यादवाद आपने पढ़ा है, जैनिज्म में स्यादवाद पढ़ा होगा ना? जी सर। कि किसी की नज़र में वो सही है तो दूसरे की नज़र में नहीं हो सकता है सही, जी सर। दूसरे की नज़र में वो सही है तो पहले की नज़र में नहीं हो सकता है। तो प्लूरलिज्म होना चाहिए मतलब। तो ये कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी इश्यू पे प्लूरलिस्ट व्यू लेना पड़े। तो जब प्लूरलिस्ट व्यू लेना पड़े तो दोनों पक्ष स्पष्ट करके आपको फिर राय अपनी बतानी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपके डिसीजन मेकिंग के बोल्डनेस को देखा जाता है, क्या आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, वहाँ आप पहले ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।